हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के सामने एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने के लिए आया हूँ कि 11th-12th में एंड स्पेशली जेई के लिए जब हम प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैथमेटिक्स कैसे पढ़ें। क्योंकि 10th के बाद 11th क्लास में जब हम आते हैं तो बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं अपने सामने। पहला कन्फ्यूजन तो ये नहीं पता लग पाता है कि साइंस लें, कॉमर्स ऑप्ट करें या आर्ट्स लें। तब इनमें से अगर आप एक फील्ड डिसाइड करते हो कि आपने साइंस ले लिया तो साइंस में फिर से नया कन्फ्यूजन कि बायो लें या मैथमेटिक्स लें। तो देखिए, इसमें तो सीधा आपके चॉइस के ऊपर होना चाहिए कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपका क्या एम है। ठीक है, इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा बात करने वाला नहीं हूँ। हाँ, अगर आपने 10th के बाद 11th-12th में आपने मैथमेटिक्स ऑप्ट किया है और जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हो और जेई मेंस एंड एडवांस के लिए जाते हो या किसी भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो 10th स्टैंडर्ड के बाद मैथमेटिक्स 11th-12th में मैथमेटिक्स कैसे पढ़ा जाए, क्या तरीके होने चाहिए, उसके ऊपर डिस्कस करने के लिए मैं आज आपके सामने आया हूँ। देखिए, मैं पिछले 10 to 12 ईयर्स से टीचिंग इंडस्ट्री में हूँ एंड मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ मैं इधर। एंड मैथमेटिक्स में मैंने फील किया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं मैथमेटिक्स में उनका स्कोर कम आ पाता है। वैसे भी आप देखते होंगे कि मैथमेटिक्स का स्कोर सबसे कम होता है एंड बहुत कम क्वेश्चंस वो अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो उसका कारण क्या है, क्यों मैथ्स में स्कोर कम कर पा रहे हैं, उसके पीछे कुछ छोटे छोटे से कुछ इम्पोर्टेंट से कॉज हैं। इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे क्या कारण है, कैसे हम अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे पढ़ना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम थ्रू आउट द ईयर जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो साल 2 साल जो हम 11th-12th में पढ़ते हैं, तो इसके दौरान हमारा पढ़ने मैथमेटिक्स पढ़ने का जो तरीका है वही सही नहीं होता है एंड इसके कारण से हमारा जो है स्कोर, हमारे क्वेश्चंस कम हो पाते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि मैथ्स को कैसे पढ़ना है। देखिए, 10th में तक जो मैथमेटिक्स था अपना, 10th तक का मैथमेटिक्स में आप सिर्फ फार्मूला बेस्ड भी आप पढ़ते हो तो आपका काम चल जाता है। ठीक, हालांकि वहाँ भी डिटेल में मैथमेटिक्स तो है कि पूरा डिटेल में पढ़ना चाहिए, बट मैं कह रहा हूँ कि वहाँ तक काम चल जाता है। बट 11th-12th में ऐसा नहीं हो सकता और स्पेशली मैं जेई की बात करूँगा, जेई के लिए ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए, मैथ्स के साथ बच्चों एक ड्रॉबैक क्या है कि मैथ्स जो अपना सब्जेक्ट है वो पूरा इंटर कनेक्टेड है। इंटर कनेक्टेड का मतलब एक चैप्टर का दूसरे कई चैप्टरों के साथ, दूसरे कई टॉपिक्स के साथ इसका कनेक्शन है। मतलब एक क्वेश्चन अगर आपका अलजेब्रा का करने के लिए आ गया तो उसमें थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री भी अप्लाई हो सकता है, उसमें कैलकुलस भी लग जाएगा। ठीक है, उसमें आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सीक्वेंस सीरीज वगैरह के, बाइनोमियल थ्योरम वगैरह के भी कई कॉन्सेप्ट उसमें से लग सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट में ऐसा नहीं है, बाकी सब्जेक्ट में है लेकिन थोड़ा बहुत है, लेकिन मैथमेटिक्स में स्पेशली ज़्यादा है। एक क्वेश्चन करने के लिए कई टॉपिक्स आपके पास आपको आने चाहिए। ठीक, तो हम इसी पे आज डिस्कस करेंगे कि मैथमेटिक्स कैसे पढ़ें, स्पेशली जेई के लिए। जब आप जेई के लिए पढ़ रहे हो या नॉर्मल इवन 11th-12th में भी आपको अगर अच्छा स्कोर करना है तो मैथमेटिक्स कैसे पढ़ना चाहिए, उसके ऊपर आज हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही आप 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम आप देते हैं, बिल्कुल शुरू से चलेंगे, जैसे ही हम लोगों ने 10th का एग्ज़ाम दिया तो 10th के एग्ज़ाम के बाद आप 1 वीक का आप गैप ले लीजिए, 10 डेज का आप गैप ले लीजिए, क्योंकि ये आपका फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम होगा तो डेफिनेटली आपको थोड़ी छुट्टी चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले 2 साल 2.5 साल आपके लिए बहुत टफ होने वाला है, बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है आपको। तो आगे आपको छुट्टी जो है वो कब मिलेगी, तो उसका जो है वो छुट्टियों का कोटा आप इधर 10th बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद 1 वीक 10 डेज जहाँ आपको घूमना है, जहाँ रिलेटिव के यहाँ जाना है, वो सब आप कर सकते हो। तो देन अब जैसे ही हमने 11th-12th में मैथ्स पढ़ना स्टार्ट किया तो बच्चों सबसे पहला काम मैथमेटिक्स के अंदर क्या करना है।
देखिए, जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आप चाहे तो इसका एक छोटा सा एक शॉर्ट नोट्स आप बनाइए। जो मेन मेन पॉइंट्स जिसको मैं कह रहा हूँ, उसको आप पॉइंट्स को लिखो। पॉइंट्स लिखने के बाद आप इन पॉइंट्स को बाद में वीडियो ख़त्म होने के बाद एक बार दोबारा इसके ऊपर आप दोबारा सोचिएगा, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है ये आपको सोचना है, ठीक। तो सबसे पहला पार्ट जो है, जैसे 10th की छुट्टियों के बाद आप आते हैं, जो गैप की मैं बात कर रहा था, सबसे पहले आपको 2 मंथ्स में 2 महीने का आपको टारगेट रखना है, ठीक। 2 महीने में आपको मैथमेटिक्स के अंदर जो सिंपल मैथमेटिक्स है, जो बेसिक मैथमेटिक्स है, उसका ब्रिज कोर्स, उसको ब्रिज कोर्स कहते हैं। ब्रिज कोर्स की कई बुक्स भी आपको मार्केट में मिल जाएंगी, जैसे अरिहंत वगैरह की तो आती है। तो ब्रिज कोर्स आपको करना है। देखिए, ब्रिज कोर्स में होता क्या है, जैसे इसका नाम है ब्रिज कोर्स, ये 10th से जब आप 11th स्टैंडर्ड में आते हैं, तो 10th और 11th को कनेक्ट करने के लिए मैथमेटिक्स के अंदर एक छोटा सा कोर्स है, ठीक। इसमें कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, आपके 10th और 11th के में जो आपके मैथमेटिक्स हैं, उसके उन टॉपिक्स को के बारे में ज़्यादा पढ़ना है, उन टॉपिक्स के ऊपर को ज़्यादा डिस्कस करना है जो फ्रीक्वेंटली आपको यूज होंगे, ठीक है। लाइक अलजेब्रा में मॉडुलस अपना कई जगह पे यूज होता है, तो मॉडुलस के बारे में थोड़ा सा फंक्शंस हम लोग पढ़ लेंगे, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेंगे। कैलकुलस में चले जाएंगे, थोड़ा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैक्सिमा मिनिमा। तो ये सब कुछ बेसिक मैथमेटिक्स आपको 2 महीने के अंदर करना है। तो ब्रिज कोर्स करना बहुत ज़रूरी है। विदाउट ब्रिज कोर्स किए आप मैथमेटिक्स को जेई लेवल तक नहीं पढ़ पाओगे, बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, आप कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो पहले 2 महीने में बेसिक मैथमेटिक्स, ब्रिज कोर्स का मतलब बेसिक मैथमेटिक्स, हर चैप्टर का एक ओवरव्यू लेना है, ठीक है, डिटेल में। फिर हम बाद में पढ़ेंगे, ब्रिज कोर्स करने के बाद मैथमेटिक्स के जो भी टॉपिक्स होंगे उसको हम फिर बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले 2 महीने में, 2 महीने में, 1.5 महीने में या सवा 2 महीने में जो आप कर सकते हो, लेकिन हाँ, ज़्यादा डिले भी नहीं करना है। तो शुरू के 2 महीने में आपको बेसिक मैथमेटिक्स आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ब्रिज कोर्स की जो बुक आती है, अरिहंत की आती है, आप उसको देख सकते हैं। एंड देन उसके बाद आपको मैथमेटिक्स बिल्कुल शुरू से पढ़ते चले जाना है। कैसे करना है जो बताता हूँ मैं आपको। ब्रिज कोर्स के बाद अब कोई भी, आप देखिए, सबसे पहली बार आप जिस कोचिंग में भी पढ़ते होंगे, जिधर भी शहर में पढ़ते होंगे, किसी स्कूल में पढ़ते होंगे, कहीं भी आप या अपने आप प्रिपरेशन करते होंगे, तो वो मैटर नहीं करता है, पढ़ने का आपका तरीका मैटर करता है। और ये आप जान लीजिए, जिस तरीके से आप पढ़ेंगे, जैसा आप पढ़ोगे, रिजल्ट आपका उसी के अकॉर्डिंग आएगा। आपके रिजल्ट में टीचर का, स्कूल का, कोचिंग का रोल होता है, इसमें डिनाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रोल होता है वो आपका खुद का होता है। तो ये बहुत मैटर करता है कि आप अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक। अब नेक्स्ट पहुँचते हैं। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, जब से 10th से 11th में आते हैं, तो उनका एस्पिरेशन हाई होता है, जोश होता है कि अभी अभी जेई करना है, एडवांस करना है, आईआईटी में जाना है, एनआईटी में जाना है। तो एम्बिशंस बड़े बड़े होते हैं, लेकिन प्रिपरेशन हमारी जो है उसके अकॉर्डिंग सही नहीं चल रही है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, शुरू में ही जैसे ही 11th में आए, उन्होंने अच्छी अच्छी किताबें ले ली, अरिहंत, इंगेज, टीएमएच की बुक्स ले ली, पियर्सन की बुक्स उठा ली, जो भी नामी गिरामी किताबें हैं, ब्लैक बुक उठा ली, ठीक है। तो बहुत सारी बुक्स लेके प्रिपरेशन करते हैं, ठीक। क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, शुरू में जोश रहता है, थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन अब क्या है कि धीरे धीरे जब आप क्वेश्चंस करते हो, एक क्वेश्चन आपने मान लिया कि किसी एक चैप्टर का उठाया, कॉम्प्लेक्स नंबर का उठाया, कॉम्प्लेक्स नंबर आप पढ़ रहे हो, 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जैसे ट्रिग्नोमेट्री आया, आपका बैंड बज गया। ट्रिग्नोमेट्री के बाद जैसे मॉडुलस आया, बैंड बज गया। आप आगे और थोड़ा सा पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जियोमेट्री वाला पार्ट आया, फिर आपका जोश ठंडा हो जाता है। ऐसे धीरे धीरे करके हम जो है निराश हो जाते हैं, हम कर नहीं पाते हैं, हमारा जो है हिम्मत टूट जाता है, ठीक। तो करने का सही तरीका क्या है वो बताता हूँ मैं आपको। पहले तो ब्रिज कोर्स कर लेना है, नंबर 1 चीज़ हो गई। सेकंड, अब ब्रिज कोर्स करने के बाद सबसे पहला काम आपको एनसीईआरटी,
बच्चों देखो एनसीईआरटी को लाइटली नहीं लेना है। सेकंड स्टेज पे एनसीईआरटी को जरूर करना है। तो जैसे ही अब आप ब्रिज कोर्स करके आए हो, आपने कोई एक चैप्टर पढ़ा, ठीक है, आपने सबसे पहला स्टेज आपको एनसीईआरटी देख लेना है। प्रिपरेशन आप कर रहे हो, और अगर आप प्रिपरेशन सही तरीके से करोगे तो एनसीईआरटी को करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 से 3 दिन में आप एक चैप्टर निपटा सकते हो। ठीक। हाँ, एनसीईआरटी के अंदर मैथमेटिक्स को लेके बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हैं, लाइक अपने बहुत सारे चैप्टर्स जो हैं वो उतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है, एंड इवन अभी जो सिलेबस नया आया है उसमें तो और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन जो भी है एनसीईआरटी को करना जरूर है, चाहे वो एनसीईआरटी जैसा भी हो। ठीक। अच्छा, एनसीईआरटी के कुछ चैप्टर्स जो हैं वो जेई मेन के लिए, एडवांस के लिए हमें उसको बहुत ही सिंसियरली पढ़ना भी है, तो उसका मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, अभी यहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो फर्स्ट आपका हो गया ब्रिज कोर्स, सेकंड हो गया एनसीईआरटी, एंड देन थर्ड में देखो आप बुक्स, आप 2 बुक जनरली चलती हैं, सिंगेज एंड अरिहंत, दोनों में से कोई एक बुक ले लो। दोनों मत खरीदो, दोनों में से कोई एक बुक लेना है, या तो अरिहंत ले लो या सिंगेज ले लो, कोई सी भी एक आप ले सकते हो। ठीक है। अब डायरेक्ट आपको सिंगेज या अरिहंत भी नहीं करना है, ठीक है, डायरेक्ट आप करेंगे, आपके 100 क्वेश्चन में से मुश्किल से 20-25 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, तो उससे आप करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो डाउन हो जाता है, डायरेक्ट उसके क्वेश्चंस आप नहीं कर सकते हो। जनरली बच्चे कर भी लेते हैं, लेकिन हम लोग जो बात कर रहे हैं इधर एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, जनरल जो एक बच्चा एवरेज बच्चा है वो कैसे इसको पढ़ेगा उसके लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक, तो डायरेक्ट आपको अरिहंत नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, मार्केट में बहुत सारी जो है आपके बोर्ड लेवल की भी बुक्स आती हैं, ठीक, लाइक मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा आर डी शर्मा एंड आर एस अग्रवाल चलता है। ठीक, अगर देखिए आपका 10th तक मैथमेटिक्स बहुत अच्छा था, आप अच्छा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी आपकी, तो फिर आप आर डी शर्मा भी अपने पास रखिए, ठीक है। तो 11th-12th में सबसे पहले एनसीईआरटी एंड देन आर डी शर्मा। और आर डी शर्मा के ऐसा नहीं, अब इधर 9th-10th ऐसा नहीं है, ऐसा करना है कि बिल्कुल उसके नोट्स बनाने, क्वेश्चन लिखा ऊपर ब्लैक पेन से, नीचे ब्लू पेन से उसके आंसर लिखने, ऐसा नहीं करना है। आप हर क्वेश्चन से गो थ्रू हो लो कि आपको ये कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से नहीं आते हैं। ठीक, जो लगता है कि देख के पता लग रहा है कि हाँ ये तो आता है, तो उसको बिल्कुल ऐसा पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आर डी शर्मा करेंगे, फर्स्ट स्टेज एनसीईआरटी, सेकंड आपको आर डी शर्मा करना है। आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल, अगर 10th तक आपका एवरेज सा मार्क्स रहा है तो आप पहले आर एस अग्रवाल उठाइए, ठीक है। 10th तक अगर आपका एवरेज स्कोर रहा है तो आप 11th में पहले आर एस अग्रवाल उठाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अभी हम लोग सही तरीके से पढ़ेंगे तो हमारा सब्जेक्ट इंप्रूव भी हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। अब देखिए मैथ्स में थोड़ा सा अपना स्ट्रेटजी इधर 11th-12th के अंदर ये बदलने की है कि 10th तक तो हम लोग सिर्फ फार्मूला पढ़ के, फार्मूले में वैल्यू रख के काम चल जाता था, आंसर आ जाते थे, लेकिन इधर नहीं। 11th-12th में अब आपको कोशिश क्या करना है कि मैथ्स की थ्योरी को अच्छे से पढ़ना है, पढ़ो एंड उसके नोट्स खुद आप अपने हाथों से बनाओ। टीचर के नोट्स पे कभी डिपेंड ज़्यादा ज़्यादा नहीं रहना है, टीचर भी जो पढ़ाते हैं उसको भी पढ़ना है, देखना है, लेकिन आप अपने नोट्स खुद बनाओ। कोई भी एक बुक उठा लो आपने, जैसे आर डी शर्मा ही उठा लिया, या आर डी शर्मा के बाद में अरिहंत को कैसे पढ़ना है, सिंगेज को कैसे पढ़ना है, वो भी मैं डिस्कस करूँगा अभी आपसे, ठीक। तो अब जो भी आप जैसे अरिहंत ही आप उठाते हो, कोई भी एक बुक जो आप पढ़ रहे हो, तो अरिहंत जब आप पढ़ रहे हो तो आप उसके नोट्स खुद बनाओ, उसको पढ़ो लाइन बाय लाइन, जैसे इंग्लिश की बुक पढ़ते हैं ना। इंग्लिश में ऐसा तो नहीं होता है कि ऊपर का पढ़ लिया और आखिरी का पढ़ लिया तो बीच का पूरा समझ में आ जाता है, ऐसा नहीं। जैसे इंग्लिश पढ़ते थे, मैथ्स भी उसी तरीके से आपको इंग्लिश की तरह पढ़ना है, इस बात को नोट कर लो, ठीक। लाइन बाय लाइन आप पढ़िए, उसके कॉन्सेप्ट्स को लिखिए, उसका जो मेन थ्योरी है उसको लिखो, और अपने आप लिखो। जितना लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे, लिखोगे, उतना ही तुम्हें याद रहेगा, तभी तुमको समझ में आएगा कि एक्चुअली है क्या। और हर जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं सबको समझना है, और जो भी फॉर्मूले हैं उनका विद एक्सप्लेनेशन, विद प्रूफ, उसको प्रूव करना है, ठीक है। फॉर्मूले का कैसे वो एक फॉर्मूला आया, कैसे वो रिजल्ट लिखा गया, वो सबको डेराइव करना है। जैसे फिजिक्स में डेरिवेशंस करते हैं, मैथमेटिक्स में भी हर फॉर्मूले का आपको प्रूफ आना चाहिए, डिटेल में आपको पता होना चाहिए कि रिजल्ट हमने किस तरीके से लिखा है, ठीक है। तो एनसीईआरटी आर डी शर्मा करने के बाद फिर हम लोग
अरिहंत पे पहुँचेंगे। ठीक, आर डी शर्मा में भी मैंने आपको बताया जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं, ठीक, उसको मार्क करना है, उसको अच्छे से कर लेना है, और जो क्वेश्चन अगर आपको आ रहे हैं तो उसको इतना नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप देख के करते चले जाओ। करेक्ट। अब उसके बाद आपके पास आता है कि देखिए, जब आप अरिहंत उठाते हो या सिंगे जो भी आप बुक उठाते हो, एनसीईआरटी के बाद आर डी शर्मा, उसके बाद अरिहंत, थर्ड स्टेज पे अरिहंत जाना है। ठीक, अरिहंत में या सिंगेज में जो भी आप जाते हैं, ठीक। अब कई बार आपसे क्वेश्चंस नहीं होंगे, ठीक, मैक्सिमम टाइम शुरू में जब हम 10th से 11th में आते हैं तो शुरू के 3-4 महीने में ना पता नहीं चल पाता है कि कैसे पढ़ा जाए, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो आप सबसे पहले, अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं हो रहे, अगर हो रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहे हैं तो आप सबसे पहले जो चैप्टर के अंदर, एक्सरसाइज के अंदर जो एग्जाम्पल्स दिए रहते हैं, पहले आप एग्जाम्पल्स करो। एग्जाम्पल्स में भी पहले आप अपने आप ट्राई करो, कोई एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक है, लेकिन पहले उसको खुद ट्राई करो। अगर आपसे हो जाए तब बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तब उनका सॉल्यूशन देखो और उस सॉल्यूशन से सीखो कि इन्होंने ऐसे किया है। क्वेश्चन को और सॉल्यूशन को हमेशा रिलेट कर कर के पढ़ते रहना चाहिए कि हाँ, ये क्वेश्चन दिया था तब इन्होंने ऐसा स्टेप किया, तब आप खुद से सॉल्व करना भी सीख सकते हो, ठीक है। तो और अगर आपसे क्वेश्चन हो जाता है तो भी आप एक बार सॉल्यूशन जरूर देखिए कि उन्होंने, राइटर ने, बुक के राइटर ने उसको कैसे सॉल्व किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके अंदर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, प्रॉब्लम हैंडलिंग का आपका ये टेक्निक धीरे धीरे डेवलप होता चला जाएगा, ठीक। एंड देन एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं, चैप्टर खत्म होने के बाद जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं वो करते हैं, ठीक। और जब भी आप क्वेश्चंस करते हो तो अपना एक टाइम, शुरू से ही टाइम लिमिट आप अपना चेक करते जाओ कि आपने 1 घंटे में कितने क्वेश्चंस किए, ठीक। शुरू से बिल्कुल ऐसा नहीं हो जाएगा कि तुम 1 घंटे में 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक। लेकिन हाँ, जितने भी तुम क्वेश्चन कर रहे हो आप उसकी एक लिस्ट आप तैयार करते चले जाओ कि हाँ, फर्स्ट डे 1 आवर में आपने कितने क्वेश्चन किया, सेकेंड डे 1 आवर में आपने कितने क्वेश्चन किए। तो इसका एक चार्ट आपको बनाते रहना है, ठीक। फिर एक्सरसाइज के आप क्वेश्चंस कर लो, देन पीवाईक्यू पे आ जाओ। प्रीवियस ईयर्स में आप क्या कीजिए कि जेई मेन के क्वेश्चंस, पहले जेई मेन के क्वेश्चंस करने हैं, देन जेई एडवांस के क्वेश्चंस करने हैं। ये सिंपल से स्टेप्स हैं, इस तरीके से आप मैथमेटिक्स को ठीक से पढ़ पाओगे, ठीक है। अब मैथमेटिक्स में एक और प्रॉब्लम है कि देखिए, क्लास में जब टीचर डिस्कस कराते हैं, चाहे बच्चा किसी भी, आप लोग किसी स्कूल में पढ़ते होगे, किसी भी कोचिंग में पढ़ते होगे, किसी भी शहर में पढ़ते होगे, तो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो भी आपके सामने आपके टीचर्स जब क्वेश्चन करा रहे होते हैं तब तो वो क्वेश्चन समझ में आ जाता है, घर जाने पे क्वेश्चन हमारे से सॉल्व नहीं हो पाते। ये एक नेशनल इशू या इंटरनेशनल इशू कह सकते हो बच्चों का, ठीक। तो इससे हम कैसे इस प्रॉब्लम को दूर करें उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इसका तरीका है कि जब भी क्लास में आपको जो भी टीचर पढ़ा रहे हों तो कुछ सिंपल से स्टेप्स हैं। सबसे पहली बात है कि जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं तो क्लास में आपको बहुत अटेंटिव होना पड़ेगा, बहुत केयरफुल होना पड़ेगा, आपको बहुत कंसंट्रेशन से जो भी टीचर डिस्कस कर रहे हैं, थ्योरी पढ़ा रहे हो या फॉर्मूला बता रहे हो, क्वेश्चंस करा रहे हो, पहले तो आपको टीचर को बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, ठीक। एंड देन देखिए, पढ़ने का सिंपल सा रूल होता है कि घर जा कर के आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा आप सेल्फ स्टडी करोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो जब क्लास में टीचर डिस्कस कर रहे हैं तो उसको बहुत अच्छे तरीके से आप सुनिए, समझिए। नहीं समझ में आए, टीचर से आप डिस्कस कीजिए, एक बार नहीं 2 बार डिस्कस करो, ठीक है। देन आपको क्या करना है, घर जाके देखो, बच्चा गलती यही करता है, सेम डे घर जाके पढ़ता नहीं है। आपको क्या करना है, जो भी क्लास में आज पढ़ाया गया, मैंने पढ़ा दिया, किसी टीचर ने आपको पढ़ा दिया, तो आपको घर जा कर के जो आज क्लास में डिस्कस किया गया है, सेम उसी टॉपिक को जो पढ़ाया गया है, जिसके ऊपर डिस्कशन किया गया है, जिस चैप्टर के ऊपर, जिस टॉपिक के ऊपर, उसको घर जा कर के दोबारा फिर से रिवाइज करना है। और रिवीजन कैसे, ऐसे नहीं है न्यूज़पेपर की तरह उठाया और बस बैठ के पढ़ रहे हैं।
उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। क्लास में जो भी क्वेश्चन कराया, ठीक है, क्वेश्चन अगर तुमको समझ में आ गया, तुमको आता है, तो अच्छी बात है। अगर नहीं आता है, उसको फिर से तुम लिख के प्रैक्टिस करो। जो थ्योरी है, जो फॉर्मूले का डेरिवेशन कराया गया है, उसको फिर से आप लिखो। जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ही ज़्यादा आपको याद रहेगा। तो जो क्लास में डिस्कस कराया गया है, उसको फिर से आप घर में जा कर के पढ़िए, उसको रिवाइज कीजिए जो क्लास में डिस्कस किया गया है। रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मुश्किल से 15 से 20 मिनट में आप, अगर आपका 1.5-2 घंटे का भी लेक्चर होता होगा, तो मुश्किल से 20 मिनट में आप उसका रिवाइज कर सकते हैं। तो रिवीजन कर लीजिए। देन क्या करना है, क्लास में जो आपको शीट दिया गया है, जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिस बुक से आपको क्वेश्चन दिया गया है, आपको उससे रिलेटेड उसके क्वेश्चंस कर लेने हैं। सिंपल सा रूल है, क्लास में पढ़ाया गया, क्लास में जब पढ़ाया जा रहा है, बहुत आराम से, ध्यान से, पूरे कॉन्सेंट्रेशन से क्लास में टीचर की बात को सुनो। सेकंड, घर में जाके जो टीचर ने आज आपको क्लास में पढ़ाया है, सेम डे आप उसको पढ़ लो। पेंडिंग छोड़ोगे तो पेंडिंग रह जाएगा। एक भी दिन आप गैप नहीं कर सकते हो। आज पढ़ाया गया, आज ही जा कर के आप उसको घर में पढ़ लो। एंड उसके बाद जो टीचर ने आपको होमवर्क दिया है, जो शीट दिया है, या जिस बुक से क्वेश्चंस दिए हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड उसके क्वेश्चंस कर लो। बस सिंपल सा है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो एंड पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अभी मैंने डिस्कस किया, जेई मेन के क्वेश्चन सबसे पहले उठाओ। जेई मेन के पिछले 10 साल के क्वेश्चंस कर लीजिए। जेई एडवांस के पिछले 10 साल के क्वेश्चंस कर लीजिए। मिनिमम 10 ईयर्स पिछले 10 साल के क्वेश्चन तो जरूरी करना है। तो इस तरीके से आप मैथमेटिक्स कर सकते हो, ठीक। और डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैथमेटिक्स ऐसा नहीं है, बस सही तरीके से हमें पढ़ना है। सही तरीके से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली हमारा स्कोर बढ़ेगा, हमारे मार्क्स इंप्रूव होंगे, ठीक है। डरने से कुछ भी नहीं होगा। जिस तरीके से बताया मैंने वैसे पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर होगा, ठीक। अभी मैंने अपना व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया, उसमें कई पेरेंट्स का, कई बच्चों के डाउट्स वगैरह आते रहते हैं। कुछ का अपने पास, तो कुछ पेरेंट्स के इसमें हमारे पास कमेंट्स भी आए हैं कि 9-10 जो, क्योंकि जनरली मैं तो 11th-12th और जेई के लिए करता हूँ, तो कुछ बिलो 10th स्टैंडर्ड तक के, 9th-10th के भी कुछ पेरेंट्स का मेरे पास मैसेज आया था कि 10th तक मैथ्स को कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसको भी हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए आपको यही करना है। इस तरीके से आप अपना प्लानिंग कीजिए और मैथ्स को पढ़िए, और डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस सही तरीके से पढ़ना है। जो तरीका मैंने बताया, इसको आप फॉलो कीजिए, और एटलीस्ट 10 डेज आप इसको करके देखें, ज़रूर आपको इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय। मेहनत करो, सही तरीके से स्मार्टली मेहनत करो, तब डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। ये हम लोग मिलके